Welcome back to all the viewers. Today we will discuss about the inward looking trade strategy which was followed by the government. So inward looking trade strategy. इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी हमारा क्या था उसके बारे में हमको इस टॉपिक में जो है डिस्कस करना होगा। तो सबसे पहली बात तो कि इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी होता क्या है। तो सबसे पहली बात तो हम ये कर लें कि हमारा इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है। तो ये सिंपली इसका अदर नाम अगर अगर अदर नेम हम देखें तो दैट इज़ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी इसको अदर नाम से जाना जाता है, जो कि मोस्टली लोग इसी से जानते हैं। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी का मतलब क्या था कि हम इंपोर्ट जो चीज़ें कर रहे थे उन चीज़ों को इंपोर्ट ना करके उनको हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। तो यानी सिंपली वी कैन से दैट इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारा जो इम्पोर्टेड गुड्स था, जो जो गुड्स का हम इंपोर्ट कर रहे थे, इम्पोर्टेड गुड्स जो थे उनको रिप्लेस करेंगे हम किससे, रिप्लेस करेंगे डोमेस्टिक गुड्स से। यानी डोमेस्टिक गुड्स को, यानी डोमेस्टिक जो आपका प्रोडक्शन है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन विल इंक्रीज। और इस वजह से डोमेस्टिक प्रोडक्शन को ज़्यादा फोकस किया गया कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को हमको इंक्रीज़ करना और उनके बारे में ही मेनली हमको सोचना है। उसके बाद इससे और भी क्या होगा कि हमारा जो इकोनॉमी होगा, जो फॉरेक्स होगा हमारे यहाँ, फॉरेन एक्सचेंज जो है हमारे पास, तो फॉरेन एक्सचेंज भी जो हमारा होगा वो इकोनॉमिकली यूज़ किया जाएगा। मतलब सही तरीके से जहाँ ज़रूरत हो वहाँ यूज़ किया जाए करके। और जो इंटरनेशनल कंपटीशन था हमारे पास, इंटरनेशनल कंपटीशन जो था वो भी धीरे धीरे क्या होने लगा, कम हो गया या फिर ख़त्म हो गया। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मेन मुद्दा ही यही था कि हम अपने इकोनॉमी को पूरी तरीके से जो है इंपोर्ट वाली जो गुड्स हुआ करते थे उनसे अवॉइड करा के हम उन्हीं गुड्स को अपने ही देश में प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। मेन जो मोटो कह सकते हैं, जो मेन थीम था हमारे इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी और वी कैन से दैट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी वाज दैट टू इंक्रीज द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स विच वर अर्लियर इम्पोर्टेड बाय द कंट्री। ताकि इससे क्या हो कि हमारे देश में जो एम्प्लॉयमेंट की चीज़ें हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो काम है वो तेज़ी से बढ़े और तमाम चीज़ें और उससे रिलेटेड जो हो वो सारा कुछ हो पाए। इस वजह से ये ज़्यादा ज़रूरी था कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को उस टाइम बढ़ावा दें आफ्टर 1950 एंड ऑल। मतलब सिंस इंडिपेंडेंस हमने इसको काफ़ी बढ़ावा दिया, लेकिन बस ये बढ़ावा कुछ समय तक था, उसके बाद ये जो है चीज़ें ख़त्म हो गई। ये तो हो गया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। इसके जो है रिप्लेस करेंगे डोमेस्टिक गुड्स से, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, फिर फॉरेक्स का जो है इकोनॉमिकली यूज़ होगा, जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहीं पे इस्तेमाल किया जाए केवल, और इंटरनेशनल कंपटीशन को भी ख़त्म किया जा सकेगा और हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा मिलेगा। अब देख लेते हैं हम कि ये तो इसके बात होगा। अब देख लेते हैं कि इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं। तो इसके इम्पैक्ट्स जो हमारे इकोनॉमी में पड़े वो कुछ अच्छे भी थे और कुछ बुरे भी थे। तो सबसे पहले हम देख लेंगे अपने गुड इम्पैक्ट्स क्या थे हमारे पास। तो गुड इम्पैक्ट्स ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी के गुड इम्पैक्ट्स में क्या है। सबसे पहली बात तो हमारे पास जो गुड इम्पैक्ट्स में चीज़ें हैं वो है हमारा हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। यानी पहला हमारा हो जाएगा हाई रेट ऑफ पहला हो गया अपने पास हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, और साथ ही साथ एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन।
तो ये दो चीज़ें हो गई। सबसे पहली बात तो हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो था वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था, क्योंकि हम अपने ही देश के जो हमारे कंट्री के जो इंडस्ट्रीज़ थे उनको हम बढ़ावा ज़्यादा से ज़्यादा दे रहे थे। इस वजह से हमारे कंट्री के जो भी इंडस्ट्रीज़ थे उनका ग्रोथ हो रहा था, और साथ ही साथ हमारे इंडस्ट्रीज़ में स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा था। अब था क्या, जो हमारा सपोज़ जो अगर जीडीपी की हम बात कर लें, तो अगर 1950 की बात करें या 51 की बात करें, 51 में हमारा जीडीपी अगर जो उस समय था वो था 12% नियर अबाउट। और आज, यानी आज मतलब 1991 की बात कर लें, जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, क्योंकि उस समय के बाद इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी को ख़त्म कर दिया गया था, तो 1991 में वही जीडीपी बढ़ के हो गई थी 25%। यानी एक सब्सटेंशियल राइज हमको देखने को मिला अपने जीडीपी में, कि पहले हमारी जीडीपी कितनी थी 12%, लेकिन इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी करने के बाद वो 25% हुई, क्योंकि वही गुड्स का प्रोडक्शन जब अपने देश में होने लगा तो जीडीपी यही होता है, गुड्स एंड सर्विसेज जितने प्रोड्यूस किए गए हैं साल भर के अंदर अपने देश में, उनकी मॉनेटरी वैल्यू हमारे जीडीपी को डिनोट करता है। तो जब प्रोडक्शन हमारे यहाँ बढ़ा तो जीडीपी भी हमारी बढ़ गई। उसके बाद फिर इसमें जो है नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट जो इसमें गुड इम्पैक्ट इसका था वो था आपका डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, अब ये भी काफ़ी अहम पॉइंट रहा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ के लिए भी, क्योंकि हुआ क्या कि इंडस्ट्रीज़ जो हमारी थी वो फुल्ली तरीके से डाइवर्सिफाई करने लगी अपनी एक्टिविटीज़ को और अपने प्रोडक्शन एरियाज़ को। डाइवर्सिफिकेशन मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है केवल पहले एक ही प्रोडक्ट को बना रही थी, लेकिन अब उसने अपने प्रोडक्ट बेस को डाइवर्सिफाई किया। दैट मीन्स कि अब वो कई सारे और प्रोडक्ट्स जो है उसी रेंज में बनाने लगी या उसके अकॉर्डिंगली बनाने लगी। तो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन में पहले हमारे पास केवल टेक्सटाइल और जूट पे ही हम ज़्यादा डिपेंडेंट होते थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड जूट इंडस्ट्री पे हमारा चलता था। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन के बाद लोगों ने नए गुड्स को प्रोडक्शन करना चालू किया, जैसे कि इंजीनियरिंग गुड्स जो होते हैं वो आपके हो गए, फिर आपका कंज्यूमर गुड्स हो गए, फिर आपके हो गए ऑटोमोबाइल सेक्टर भी काफ़ी बढ़ा था। पहले तो हम बस खाली वही जानते थे, अम्बासडर कार आती और फिएट की कार हमारे यहाँ होती थी, लेकिन धीरे धीरे जब ऑटोमोबाइल सेक्टर बढ़ा तो काफ़ी सारे और जो है नए नए ब्रांड्स हमको देखने को मिलने लगे। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वगैरह जो है ये सब इंक्रीज़ किया सेक्टर। तो ये हमारा जो है दूसरा एक अच्छा इम्पैक्ट था कि डाइवर्सिफिकेशन होने लगा इंडस्ट्रीज़ में। यानी जो इंडस्ट्रीज़ पहले एक ही प्रोडक्ट बना रही थी, क्योंकि अब इंपोर्ट बंद कर दिया गया था, तो अपॉर्चुनिटीज़ खुल गई थी कि अब प्रोडक्ट बना के अगर बेचेंगे तो ज़्यादा पैसे हम कमा सकते हैं। तो उसका पूरा का पूरा जो है सहयोग हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर ने उठाया। उसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट जो हमारे गुड इम्पैक्ट्स में शामिल था, वो था आपका अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ गया। अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है ये आपका बढ़ गया। अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जो इन्वेस्ट करने के जो ऑप्शंस अवेलेबल थे पहले कम, वो अब जो है ज़्यादा होने लगे। तो क्योंकि हम प्रोटेक्ट कर रहे थे, प्रोटेक्शन ऑफ एसएसआईज हमारा पहले से ही मेन मोटो रहा है कि हम जो है अपने जो स्मॉल स्केल सेक्टर हैं उनको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करके चलेंगे, हमारा शुरू से ही पहला मोटो रहा है। तो प्रोटेक्शन ऑफ एसएसआई में क्या होने लगा कि जब एसएसआई को हम प्रोटेक्ट करने लगे तो उसके साथ ही साथ इससे हमारा एक और चीज़ बढ़िया हुआ कि हम जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान देने लगे। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला जो हिसाब किताब हमारा था वो भी बढ़ने लगा, क्योंकि इसको प्रोटेक्शन मिलने लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एसएसआईज जो है जनरेट होने लगी हमारी इकोनॉमी में। और क्योंकि स्मॉल स्केल सेक्टर्स में या इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं, तो इसके वजह से हमारा एम्प्लॉयमेंट भी सब्सटेंशली राइज़ करने लगा। तो ये कुछ आपके जो है गुड इम्पैक्ट्स थे। इसके अलावा ये बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं, तो हमने 3-4 इम्पैक्ट्स के बारे में देख लिया कि कुछ हमारे ये इम्पैक्ट्स हैं जो कि
हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन, अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज़ें जो हैं बढ़ गई हमारे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से। अब इसके साथ ही साथ कुछ इसके बैड इम्पैक्ट्स भी रहे हैं, तो हम उनको भी देख लेते हैं कि क्या हमारे बैड इम्पैक्ट्स क्या क्या रहे हैं। अब बैड इम्पैक्ट्स, क्योंकि हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें होती हैं, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो हमारे जो पॉलिसी उसके भी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स रहे हैं, और क्या रहे हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं करके। सबसे पहली बात तो जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स में हमारा पहला शामिल था वो था आपका ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट मोनोपोलीज। ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट मोनोपोलीज। मोनोपोलीज का मतलब होता है मोनोपोलीज का मतलब होता है कि एकाधिकार होना, यानी जब कंसंट्रेशन होने लगता है हमारे इंडस्ट्रीज़ का, तो उसको बोलते हैं मोनोपोलीज। तो हुआ क्या कि पूरा हम जोर देने लगे प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को, बिल्कुल बढ़ावा ही नहीं दिया जा रहा था और पूरा फोकस किया जा रहा था हमारे पब्लिक सेक्टर पे। तो जब पब्लिक सेक्टर पे फोकस किया जाने लगा तो धीरे धीरे वो पब्लिक सेक्टर क्या होने लगे, मोनोपोलीज अपना बनाने लगे। और मोनोपोलीज बनाने का मतलब एकजुट होने लगे, फिर अल्टीमेट में फिर भोगना पड़ा कस्टमर्स को, क्योंकि फिर प्रोडक्ट के रेट वगैरह और तमाम चीज़ें जो है उस हिसाब से रखी जाने लगी। तो इनएफिशिएंट मोनोपोलीज के बढ़ने की वजह से एक बहुत बड़ा मार्केट में जो है कन्वर्जन आया, क्योंकि प्राइवेट तो थे नहीं कि कंपटीशन रहेगा उसमें, compete करने का कोई उस समय कोई साधन ही नहीं था, कोई और ऑप्शन ही नहीं अवेलेबल था। इस वजह से ये पूरा का पूरा अपना एक होता ना मनमानी टाइप का, उस तरीके का इनका चलने लगा। इसी तरीके से इसमें, क्योंकि दूसरा हमारा जो हो जाएगा वो है आपका लैक ऑफ कंपटीशन। लैक ऑफ कंपटीशन भी था, जिसकी वजह से जब कंपटीशन रहेगा ही नहीं तो कंपटीशन के इफ़ेक्ट में क्या होने लगा कि लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन होने लगा। भाई कंपटीशन रहता है तभी तो हम देखते हैं पड़ोस वाली दुकान अगर ज़्यादा लाइट लगा के रखा हुआ है, बहुत अच्छा जो है चमका के रखा हुआ है, तो फिर हम भी सोचते हैं यार उसकी वजह से उसके यहाँ अगर कस्टमर्स जा रहे हैं तो फिर हम भी अपने यहाँ वो चीज़ करते हैं। तो कंपटीशन रहेगा तब तो ये चीज़ होगा ना। लेकिन जब कंपटीशन है ही नहीं तो हम जैसे मन वैसे करें, हम तो झाड़ू भी ना मारें फिर दुकान में, जिस तरीके से अगर इस तरीके का हालत रहा तो ये हो गया हमारा जो है लैक ऑफ कंपटीशन वाली बात। फिर हमारा जो है कि इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो थे उनका इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड बढ़ने लगा। यानी कि अब पूरा का पूरा जो फोकस होने लगा वो पब्लिक सेक्टर पे ही फोकस होने लगा, और प्राइवेट सेक्टर जो था उनको लोग रेगुलेट करने लगे, यानी उनको बढ़ने ही नहीं दिया जाने लगा। हर तरीके से टैक्स वगैरह बढ़ा के, जैसे इंपोर्ट हम नहीं करते थे तो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देते थे, और जो है रेस्ट्रिक्शंस लगाते थे इंपोर्ट पे, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा वगैरह के, ताकि इंपोर्ट ना हो पाए हमारे देश में। और इसकी वजह से पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा मिल गया और प्राइवेट सेक्टर को पूरी तरीके से रेगुलेटेड डेवलपमेंट में ही रखा गया। ये उस टाइम एक अच्छी पॉलिसी भी थी, क्योंकि हमारे देश को उस टाइम इसकी ज़रूरत भी थी। हमारे पास पूरा इकोनॉमी टूट चुका था 1947 के बाद। 1947 तक जब आज़ादी मिली उसके बाद से तो हम पूरी तरीके से एकदम पूरी मतलब हर तरीके से जो है कमज़ोर हो चुका था। तो इस वजह से उस टाइम ये ज़रूरी भी था कि हम थोड़ा सा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे फोकस करें, लेकिन फुल्ली उसका इस तरीके से फोकस कर पाना ये थोड़ा सा दिक्कत कर गया। फिर आपका जो है नेक्स्ट आपका पॉइंट हो सकता है इकोनॉमिकली अनवाइबल स्टेट एंटरप्राइजेस। अब जो इकोनॉमिकली अनवाइबल जो स्टेट एंटरप्राइजेस हुआ करते थे उनको कुछ नहीं बोला जाता था। यानी अगर प्राइवेट सेक्टर आपका लॉसेस दिखाता है, प्राइवेट सेक्टर अगर बढ़ रहे हैं, अगर प्राइवेट सेक्टर के लॉसेस बढ़ रहे हैं तो तुरंत गवर्नमेंट इनको बंद कराने पे फोकस करने लगती थी कि इनको पूरी तरीके से जो है बंद करा दें।
लेकिन वही अगर पब्लिक सेक्टर अगर लॉसेस दिखा रहा है, पब्लिक सेक्टर में अगर जो है लॉसेस हो भी रहे हैं, ज़्यादा भी लॉसेस अगर हो रहे हैं, फिर भी गवर्नमेंट इसको चालू ही रखती थी, इस पर कोई फोकस या कोई अलग सा इम्पैक्ट या कोई अलग से रूल नहीं पड़ता था। तो इससे क्या हुआ कि इकोनॉमिकली अनवाइबल एंटरप्राइजेज जो थे वो काफ़ी हद तक फिर वो बढ़ने लगे। तो ये पूरा इफ़ेक्ट हमारा जो है इसी पे रहा है। सो आज का वीडियो इसी पे, फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आगे की चीज़ों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।